और उसके कंधे पर एक एस वर्ड का टैटू बना हुआ था। पुलिस को उस औरत की लाश के साथ और कोई सबूत नहीं मिलता। पुलिस आगे की पड़ताल करते हुए तमाम खरीदारों को बारी बारी से कॉल या एसएमएस के ज़रिए से घड़ी के बारे में पूछताछ करती है। रैंडम आदमी का कॉल आता है। फ़ोन पर वो कहता है कि मैंने अपनी बीवी को जान से मार दिया है। पुलिस पूछती है कि क्यों, तो उधर से जवाब आता है कि हम दोनों के बीच बहुत झगड़े होते थे और कुछ दिन पहले मैंने उसे मार दिया। आए दिन देश और दुनिया से क्राइम की अजीबोगरीब खबरें हमारे सामने आती रहती हैं। कई मुश्किल केसेस को पुलिस आसानी के साथ हल कर लेती है, जबकि कुछ केसेस की शुरुआत में केस जितनी आसान लगती है वो उतनी ही मुश्किल बनती जाती है। ये कहानी बेंगलोर की है, जहां एक औरत का कत्ल हुआ था। इस केस को सुलझाने में भी पुलिस को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, मगर आखिरकार पुलिस कातिल को पकड़ने में कामयाब रहती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले फिर वही कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कहानी की शुरुआत एक मर्डर से होती है। ये मर्डर एक मॉडल का हुआ था। बेंगलोर में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में किया एयरपोर्ट भी बोलते हैं, इस एयरपोर्ट के पीछे एक सड़क गुजरती थी। इस रास्ते का इस्तेमाल कम लोग ही करते थे, वो भी जब मेन रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा हो तभी इस रास्ते का इस्तेमाल किया करते थे। ज़्यादातर गाड़ी वालों को इस रास्ते का पता भी नहीं था। 31 जुलाई 2019 की ये बात है। एयरपोर्ट के पीछे की रोड पे एक लेडीज़ की लाश मिलती है। जिन लोगों ने लाश देखी थी उन्हीं में से किसी ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस वहां आती है तो देखती है कि एक औरत की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई है। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था, क्योंकि इस औरत के सर पर किसी ने किसी भारी हथियार से मारा था। उस औरत ने टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी और उसके कंधे पर एक एस वर्ड का टैटू बना हुआ था। पुलिस को उस औरत की लाश के साथ और कोई सबूत नहीं मिलता। उसका मोबाइल भी वहाँ नहीं था और ना ही उसका पर्स या ना ही कोई अदर सामान वहाँ पे मिलता है। पुलिस उसका नाम पता भी मालूम करने में नाकाम थी, क्योंकि वैसी कोई चीज़ पुलिस के हाथ नहीं लगी थी जिसकी मदद से उसकी पहचान की जा सके या उसके परिजनों को इन्फॉर्म किया जा सके। लेकिन एक चीज़ थी जिसने पुलिस की मदद की। पुलिस उसके हाथ पर एक टाइटन की वॉच बंधी हुई देखती है। ये कोई साधारण वॉच नहीं थी, बल्कि अच्छी और एक महंगी वॉच थी। पुलिस टाइटन वॉच के शोरूम से पता करती है तो पता चलता है कि लॉन्च के बाद ये वॉच करीब 1400 लोगों ने खरीदा है। ये वॉच ऐसी वॉच थी जो केवल ऑर्डर देने पर ही बनाई जाती थी। पुलिस शोरूम से उन तमाम लोगों का डिटेल लेती है जिन्होंने ये वॉच बनवाया था। पुलिस आगे की पड़ताल करते हुए तमाम खरीदारों को बारी बारी से कॉल या एसएमएस के ज़रिए से घड़ी के बारे में पूछताछ करती है। कुछ लोगों का जवाब पुलिस को मिलता है, वहीं कुछ लोगों का फ़ोन स्विच ऑफ आता है या कॉल नहीं लगता है। मगर 1400 लोगों को कॉल करना और जानकारी लेना एक काफ़ी कठिन काम था। पुलिस उस औरत के टैटू को ध्यान में रखकर एस नाम वाले कस्टमर्स को पहले कॉल करती है। एस नाम वाले लोग भी लगभग 100 से 150 लोग थे और पुलिस का ये प्लान भी फेल हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस जिस दिन ये कांड हुआ था उससे पहले के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। बदकिस्मती से सीसीटीवी में एक कार उस रास्ते पर रुकते हुए नज़र तो आती है, मगर उसका नंबर प्लेट नहीं दिखता। अब पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि हम ये केस कैसे सुलझाएंगे। पुलिस अभी तक मुजरिम को पकड़ना तो दूर, उस लाश का डिटेल तक नहीं निकाल पाई थी। इस घटना की छानबीन करते पुलिस को एक हफ्ता गुजर चुका था। एक दिन बेंगलोर की उसी एरिया से थोड़ी दूर पर एक और पुलिस थाना था। वहाँ एक रैंडम आदमी का कॉल आता है। फ़ोन पर वो कहता है कि मैंने अपनी बीवी को जान से मार दिया है। पुलिस पूछती है कि क्यों, तो उधर से जवाब आता है कि हम दोनों के बीच बहुत झगड़े होते थे और कुछ दिन पहले मैंने उसे मार दिया। वैसे तो ये बैड न्यूज़ है, मगर पुलिस जब ये सुनती है तो पुलिस को इस बात का सुकून मिलता है कि चलो केस सॉल्व हो गया। मगर ये केस अभी सॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि जब उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में लिया जाता है और पूछताछ की जाती है तो वो अपनी बीवी की लाश का लोकेशन कहीं और का बताता है। पुलिस उसके साथ उस जगह पर जाती है तो देखती है कि ये किसी और लेडीज़ की लाश थी, यानी कि जो लाश एयरपोर्ट के पीछे से मिली थी उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस की चिंता फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि पुलिस को लगा था कि केस सॉल्व हो गया, मगर यहाँ कुछ और ही मामला था। इस केस को सॉल्व करते करते पुलिस ने किसी और केस को सुलझा दिया था। बेंगलोर पुलिस पहले उस आदमी को गिरफ्तार कर लेती है। पता चलता है कि ये आदमी कोलकाता का है और ये केस कोलकाता में भी रजिस्टर्ड है। बेंगलोर पुलिस कोलकाता पुलिस से बातचीत करती है और बाकी की जो चीज़ें हुई वो एक अलग केस है, उस पर हम आज बात नहीं करेंगे। खैर, इस केस में पुलिस की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। तभी एक दिन पुलिस को एक कॉल आता है। कॉल पर एक व्यक्ति बताता है कि पुलिस ने उसे कॉल किया था एक वॉच के बारे में पूछने के लिए, मगर बात नहीं हो पाई थी। ये उन्हीं वॉच खरीदने वालों में से एक व्यक्ति था।
पुलिस कहती है कि हाँ, हमने ही कॉल किया था। उधर से जवाब आता है कि मैंने ये वॉच अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदी थी और उसे गिफ्ट भी किया था। पुलिस उस लड़के से अपनी गर्लफ्रेंड का नाम पूछती है तो वो बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम पूजा डे है। पुलिस उसे पहचान करने के लिए लड़की की डेड बॉडी का इमेज भेजती है और वेट करने लगती है। इत्तेफाक से उसी वक्त कोलकाता पुलिस के एक कांस्टेबल का फ़ोन बेंगलोर पुलिस के पास आता है। एयरपोर्ट मर्डर केस के इंचार्ज की बात उनसे होने लगती है। कांस्टेबल कहता है कि सर, हमें वो कोलकाता वाला व्यक्ति आगे की पूछताछ के लिए चाहिए जिसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था और खुद ही कॉल करके पुलिस स्टेशन में कबूल भी किया था। इसी विषय पर बात हो रही थी कि इस केस के इंचार्ज कांस्टेबल से कहते हैं कि हमारे पास एक केस है जो एक औरत के मर्डर की है। इस औरत का नाम पता हम नहीं लगा पा रहे हैं कि ये कौन है और कहाँ की है। ये सुनकर कांस्टेबल कहता है कि हमारे थाने में भी एक पूजा डे नाम की औरत की मिसिंग कंप्लेंट है, उसका कुछ अता पता नहीं लग पा रहा है। पूजा डे नाम सुनकर पुलिस पहले चौंक जाती है क्योंकि उस वॉच खरीदने वाले लड़के ने भी अपनी गर्लफ्रेंड का नाम पूजा डे ही बताया था। कहीं ये मामला एक ही तो नहीं, ये सोचकर कांस्टेबल को भी इस लड़की की फ़ोटो भेज दी जाती है। पुलिस को लड़की के बॉयफ्रेंड और कांस्टेबल दोनों का रिप्लाई आता है। दोनों लोगों का ही कहना था कि ये पूजा डे ही है। पुलिस को पूजा के बारे में कांस्टेबल ने बताया था कि पूजा की 7 साल पहले ही शादी हो चुकी है। पुलिस पूजा डे के पति को बुलाती है और पूजा के बॉयफ्रेंड को भी पूछताछ करने के लिए बुलाती है क्योंकि इस वक्त पुलिस का शक इन्हीं दोनों लोगों पे जा रहा था। पुलिस को बॉयफ्रेंड से ये पता चलता है कि पूजा और उसके हस्बैंड के बीच कुछ अच्छे संबंध नहीं थे, दोनों एक दूसरे से दूर रहते थे। पूजा को मॉडलिंग का शौक था जिस कारण उन दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी, इसीलिए पूजा ने बॉयफ्रेंड भी बनाया था। वो उससे शादी भी करना चाहती थी। इन बातों को सुनने के बाद पुलिस को लगने लगा था कि पूजा का पति ही उसका कातिल है, मगर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे क्योंकि जिस वक्त पूजा का मर्डर हुआ था उस वक्त उसका पति तो बेंगलोर में था ही नहीं। जब पूजा के बारे में पता चला तो पुलिस की मुश्किल थोड़ी आसान हुई। उसका फ़ोन नंबर पता चल गया था। पुलिस पूजा के फ़ोन नंबर को खंगालती है। फ़ोन नंबर खंगालने के बाद ये पूरी कहानी एकदम से पलट जाती है। पूजा ने लास्ट टाइम इन दोनों में से किसी से बात नहीं की थी। वो जब किया एयरपोर्ट पर उतरी थी तो उसके बाद उसने एक कैब लिया था और एक सहारा नाम के होटल में ठहरी थी। पुलिस इस होटल में जाती है, वहाँ पूछताछ करती है तो पता चलता है कि पूजा होटल में एक कैब में सवार होकर आई थी और जब वो वापस एयरपोर्ट के लिए निकली थी तब भी वो उसी कैब से वापस गई थी। पुलिस को डाउट होता है कि अगर पूजा ने कैब बुक की थी तो दोनों बार एक ही कैब कैसे आ सकती है। पुलिस CCTV फुटेज चेक करती है तो देखती है कि बात सच थी। पूजा दोनों बार उसी कैब से होटल आई और गई थी। पुलिस उस कैब का नंबर नोट करती है और उस ड्राइवर के घर पहुंचती है। पुलिस को देखकर उस कैब ड्राइवर के पसीने छूटने लगते हैं। पुलिस उसे पकड़ती है और पूछताछ शुरू करती है। वो ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाता और जुर्म कबूल कर लेता है। कैब ड्राइवर बताता है कि पूजा ने आते वक्त कैब बुक किया था तो मैं अटेंड करने पहुंचा था। रास्ते में मैंने उनसे थोड़ी बातचीत की तो पता चला उनको कल सुबह वापस भी जाना है, तो मैंने कहा कि आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं ही सुबह आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। आपको इतनी सुबह सुबह बुकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक वैसा ही हुआ। मैं सुबह उन्हें लेने पहुंचा और पिकअप भी किया। उनके पहनावे और बोलचाल से मैं समझ गया था कि वो काफ़ी पैसे वाली हैं। मेरे भाई ने एक कार खरीदी थी जिसका EMI बाकी था। इस वजह से मेरी नीयत बिगड़ गई और मैंने इनका सामान और पैसे वगैरह लूटने की कोशिश की। वो शोर मचाने लगी थी, इसलिए मैंने अपनी सीट के नीचे से एक रॉड निकाला और उससे इनके सर पर वार किया। खून निकलने लगा। मैंने रेप करने की कोशिश भी की थी और जब मैंने गाड़ी रोकी तो ये गेट खोलकर भागने लगी। मैं भी नीचे उतरा और चाकू से उस पर वार किया जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में मैंने उसी रॉड से सर पर कई बार वार किया ताकि इसको कोई पहचान न ले और मैं भी वहाँ से भाग गया। उस वक्त सड़क पर और कोई गाड़ियाँ भी नहीं थी जिस कारण मैं ये सब आसानी के साथ कर पाया। पुलिस को इस केस का मेन मुजरिम मिल चुका था। पुलिस उसके खिलाफ़ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है जिसमें मर्डर के बाद सबूत मिटाने का प्रयास जैसी धाराएं शामिल थी। ये केस पुलिस के लिए एक रिडल से कम नहीं था और इस केस में पुलिस को लक ने भी साथ दिया था। जैसे कि केस को सुलझाते हुए रैंडम बातों में कांस्टेबल की एक बात ने इस केस में ट्विस्ट एंड टर्न ला दिए थे और जब पुलिस का शक उसके बॉयफ्रेंड और पति पे जा रुकी थी तब उस होटल स्टाफ ने मदद की जिसके बाद सारी कहानी पलट गई। इस बीच कोलकाता का एक दूसरा मर्डर केस भी सॉल्व हो चुका था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।